Hello students, myself Ritika and I welcome to your E-Academy Education app. Today I will discuss about the pending part of work and energy का जो बचा हुआ है हमारा, उसमें हम आगे ही डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्योंकि जो पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था वर्क के बारे में, टाइप ऑफ वर्क, और कुछ एक मैंने एनर्जी के बारे में भी बताया था कि एनर्जी क्या होती है हमारी। तो एनर्जी क्या होती है बच्चे? द एबिलिटी टू डू वर्क, उसी को हमने एनर्जी बोला था। कि मेनली हमने क्या बताया था कि जो एनर्जी होगी हमारी वो किसके साथ रिलेट करती है? वर्क के साथ रिलेट करती है। वो कैसे? क्योंकि मैंने बताया कि जो एसआई यूनिट है वो भी इन दोनों की सेम है, क्वांटिटी भी सेम है। क्योंकि जो एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चे? वर्क की क्या थी? जूल थी। और एनर्जी की भी हमारे पास क्या थी बच्चे? जूल थी। अब जो बिगेस्ट यूनिट होती है बच्चे, वो क्या होती है एनर्जी की या फिर वर्क की, मान लो आप, क्या होती है? किलो जूल में हम लिखते हैं उसको। सो द 1 किलो जूल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 जूल के इक्वल हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, आगे वहाँ पे यूज होएगा कि जहाँ पे हमें मास फाइंड आउट करना होगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, तो वहाँ पे जो वैल्यू आपको मोस्टली किलो जूल में गिवन होती है, तो आपको पहले किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? जूल में, जो कि क्या होगा हमारा 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद अब बात आती है क्वांटिटी की। क्वांटिटी भी दोनों में सेम थी। एनर्जी की भी क्या थी बच्चे? स्केलर क्वांटिटी थी। और जो हमारा वर्क है उसकी भी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। दोनों मैंने अलग अलग लेके बताया था कि डायरेक्शन इनकी कोई है नहीं, ओनली क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा वहाँ पे सिर्फ क्या होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बात ये आती है कि जो एनर्जी होती है हमारी वो डिफरेंट टाइप की होती हैं बच्चे। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, इस टाइप से। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों को मिला के जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और ये कैसे पता चलता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चे? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, या फिर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके लिए हमें कोई किसी भी जिस भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बच्चे? अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ या फिर मैं खड़ी हूँ, तब भी मुझे किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत तो है, अदरवाइज मैं गिर जाऊंगी नीचे। इट मीन्स अगर आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप रेस्ट पे हो, या फिर आप किसी एक फिक्स पोजीशन पे हो, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब अगर यहाँ पे मैं बैठी हूँ या फिर मैं खड़ी हूँ, तब मेरे को जो एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पे, उस टाइम पे वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हम अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बच्चे। सो द काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको अगर हम मूविंग स्टेज में लेके आ रहे हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो कौन सी होगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो, सेकंड इसमें गिवन भी है हमारा स्टेटमेंट में कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। कि अगर किसी भी बॉडी के को एनर्जी को कौन सी एनर्जी जो उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको क्या बोला गया है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी बोला गया है। ठीक है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारे चारों तरफ, साइड से कोई जा रहा है या फिर कुछ भी है, जो भी मूविंग में है, मूविंग पोजीशन में है, उनको क्या बोला गया है? उनके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे हमारी, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी और वेलोसिटी के भी ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका मतलब कैसे हुआ? जैसे अब मैं लेती हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया बच्चे? मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पे हूँ किसी ए पोजीशन पे। ये मान लिया मैंने ए पोजीशन है, यहाँ पे है बी पोजीशन, जिस पे कि एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, बॉक्स रखा है कोई भी। अब बच्चे मैं यहाँ से एक स्पीड से आ रही हूँ, मतलब कि मेरी वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जब मैं आ रही हूँ, तो जब मेरी स्पीड ज़्यादा होगी और मैं इस बॉक्स से टकराऊंगी, तो बच्चे जो बॉक्स होगा वो टकरा के क्या हो जाएगा? आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लिया मैंने ये किसी सी पॉइंट पे चला गया। ठीक है, बॉक्स आ गया हमारा सी पॉइंट पे। अब बॉक्स ने क्या किया बच्चा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब बात ये देखनी है आपको कि मैंने ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ, मेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड हुआ ना, मेरी वेलोसिटी के ऊपर। मैंने बताया आपको कि मैं ए पोजीशन से और बी पोजीशन की साइड आई हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड से, और बहुत ज़्यादा स्पीड से मैं आई हूँ और बॉक्स से टकराई हूँ। इसी वजह से बॉक्स क्या हुआ, टकरा के मेरे से आगे डिस्प्लेस हो गया अपनी सी पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं एक और सेकंड केस लेती हूँ। ये था मेरा फर्स्ट केस जिसमें स्पीड क्या थी बच्चे, ज़्यादा थी। सेकंड केस में क्या होगा कि यही है हमारा, ए पॉइंट पे कोई भी मैं हूँ और बी पॉइंट पे हमारा कोई भी बॉक्स है। ठीक है, अगर मैं ये अब की बार जो मेरी स्पीड है बच्चे वो क्या है, कम है, वेलोसिटी क्या है, कम है। अगर वेलोसिटी कम होगी बच्चे तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि मैं धीरे से इससे टच होंगी, धीरे से इस पर फोर्स लगाऊंगी। अगर धीरे से इस पर फोर्स लगाऊंगी जो तो इसकी पोजीशन होगी बच्चा वो चेंज तो होगी, बट जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो बहुत कम कवर करेगी। मैंने मान लिया ये यहाँ पे ही आई डी पॉइंट पे आके यहाँ पे आ गया हमारा बॉक्स। अब आपको दोनों केस में ये देखना है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्क डन होगा हमारा वो किसके साथ रिलेट कर रहा है बच्चे, एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है। हम यहाँ पे किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्क को हमने किसके इक्वल मान रखा है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मान रखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि वर्क हम एनर्जी हमारी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क। बहुत ज़्यादा इनमें वो है, सिमिलरिटीज है, तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों को क्या मान रखा है, इक्वली मान रखा है। अब बात आती है कि पीछे फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क के बारे में क्या पढ़ा था बच्चे हमने, कि वर्क हमारा क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कवर कर रहा है, तो उसी को मैंने क्या बोला था, वर्क बोला था। इट मीन्स वर्क हमारा किसके इक्वल था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। ओके बच्चे, अब बात ये आती है कि जो वर्क है बच्चे हमारा वो क्या सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इस फिगर में यहाँ से पता लग रहा होगा आप लोगों को, फोर्स तो मैंने लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी लगाया, लेकिन ये सब किसकी वजह से हुआ है, वेलोसिटी की वजह से। अगर वेलोसिटी कम होगी तो वर्क डन वहाँ पे कम होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चे वर्क हमारा किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वर्क को ही हम किसके इक्वल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी लेते हैं। एक केस तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो मास, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो अब वो कैसे करेगी वो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो वेलोसिटी का तो मैंने बताया आप लोगों को कि वेलोसिटी, अब दूसरे केस में देखो यहाँ पे वेलोसिटी कम थी तो बॉक्स पे फोर्स कम लगा, क्योंकि मैं कम स्पीड से आ रही थी। अगर ज़्यादा स्पीड से आ रही तो बॉक्स ज़्यादा आगे तक डिस्टेंस ट्रेवल करता। ठीक है ना, अब सेकंड केस लेते हैं हम मास का। मास का कैसे बच्चे, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स ले रखा है, मैंने मान लिया कि ये बॉक्स मैंने ले रखा है 5 kg का। ठीक है, अगर मैं इसको 5 किलोग्राम का लेती हूँ, 5 kg का लेती हूँ, मतलब किसी भी एक लाइट वेट का लेती हूँ, और अगर मैं स्पीड से आऊँगी तो बच्चे ये क्या होगा, जल्दी से मूव कर जाएगा, क्योंकि मास इसका क्या है, कम है। और अगर मैंने यहाँ पे बड़ा पत्थर रख दिया जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट का है, और अगर मैं जितनी ज़्यादा स्पीड से आ लूँ, मतलब कि आऊँ, तो फिर वो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कम मूव करेगा या फिर उसके मूव ही ना करे। इट मीन्स कि हमारा जो वर्क डन है बच्चे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एनर्जी हमारी मास के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है आपको ये कि मैंने क्या बताया कि जो एनर्जी है हमारी वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी। अगर मास कम होगा तो वहाँ पे वर्क डन हमें कम चाहिए होगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि वो जल्दी से मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने ज़्यादा वेट का कोई भी अगर हमारे पास है मटेरियल तो हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, यहाँ से जो मैंने दो केस लिए थे इनमें क्या देखा, फर्स्ट में तो ये देखा बच्चे कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ईजिली आगे की साइड मूव कर जाएगा एक लार्ज डिस्प्लेसमेंट के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर
हमारी वेलोसिटी कम होगी, अगर मैं धीरे धीरे आऊँगी और ईजिली उससे फोर्स उस पर अप्लाई करूँगी तो वो बहुत कम स्पीड, मतलब कम उसमें ही डिस्टेंस में ट्रेवल कर पाएगा, बहुत आगे की साइड जा पाएगा बॉक्स हमारा। ठीक है, ये दो केस थे हमारे यहाँ पे। और सेकंड कौन सा था, मास वाला था। अगर मास कम होगा तो वहाँ पे वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ईजिली मूव हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आगे यहाँ पे गिवन है। देखो कैसे मैंने बताया कि जो फोर्स वर्क है हमारा वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, जो कि हमने पीछे फाइंड आउट किया था, एफ इंटू एस के इक्वल होता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि हमने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि जो फोर्स होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखा कि जैसे मैंने मान लिया बच्चे कि मेरे पास दो बॉल हैं, जैसे कि एक है ये बॉल है जो कि इनिशियल पोजीशन पे है, यहाँ पे u यहाँ पे 0 है, ये क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि रेस्ट पे है और ए पॉइंट पे है यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ बच्चे, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये है यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा कुछ ना कुछ, और बॉल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है इतना और बॉल हमारी आ गई है मान लिया बी पोजीशन पे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि क्या क्या गिवन है, फोर्स मैंने लगाया, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट s गिवन है और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v गिवन है। अब इन सब को देखते हुए हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन होती है। जो थर्ड इक्वेशन होती है बच्चा मोशन की, वो क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि यहाँ पे गिवन है ये वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट s को इस साइड लेके आएंगे, s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब मैंने बताया आपको कि जो बॉल है हमारी, बॉल है वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे u, क्योंकि वो स्टार्टिंग में किस पे है, रेस्ट पे है। समझ रहे हो ना कि इस बात को, कि यहाँ पे वो मूव नहीं कर रही है, वो मूव कब करेगी, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो आगे की साइड मूव करेगी। तो यहाँ पे तो जो उसकी पोजीशन है वो क्या है, फिक्स है। इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। सो द इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे u को क्या ले लेंगे बच्चे, 0 ले लेंगे। अगर मान लिया जो यहाँ पे u गिवन है उसको मैं 0 ले लूँगी, उसके बाद पहले इस इक्वेशन को हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो s है यहाँ पे पुट करेंगे बच्चे, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई है, f की भी और s की भी। f की मुझे पता है क्या है, m इंटू ए है, और s की क्या आई है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन है जो वो है मैंने आगे पुट कर दी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सेकंड, यहाँ पे ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जो u स्क्वायर होगा हमारा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। आफ्टर दैट हमारे पास ये वाली मेन इक्वेशन बचेगी। ठीक है, क्योंकि इसको तो मैंने 0 ले लिया, इसको अगर मैं 0 लूँगी तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, सिर्फ ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया बच्ची, वर्क डन फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्योंकि हम किससे रिलेट करवा रहे हैं एनर्जी को, वर्क से रिलेट करवा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने पीछे क्या माना था कि जो वर्क है हमारा वो किसके इक्वल है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैंने जो इक्वेशन हमारी आई है वो क्या आई है, जो वर्क डन होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा, जहाँ पे m क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, v क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, सो अब वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख सकती हूँ ना। सो द काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है, फाइनल वैल्यू आई है, वो क्या आई है, हाफ एम वी स्क्वायर आई है। ये कैसे आई है मैं फिर से एक बार आपको रिकैप करवा दूंगी अभी। और जो यूनिट होती है काइनेटिक एनर्जी की वो क्या होती है बच्चे, जूल होती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक बार जल्दी से रिकैप करवा देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो बच्चा, होता क्या है काइनेटिक एनर्जी की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करवा रहे हैं, उसको उस टाइम पे हमें जो एनर्जी चाहिए होती है
वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये मेनली हमारी मास और वेलोसिटी के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। वो कैसे, वो मैंने आपको बताया। 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिए थे, जिसमें अगर मैं हाई वेलोसिटी से आ रही हूँ तो ऑब्जेक्ट हमारा ईजिली मूव कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, और कम स्पीड से आऊँगी तो कम कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मास कम होगा तो वहाँ पे वर्क डन हमें कम चाहिए होगा, ठीक है, एनर्जी हमें कम चाहिए होगी, ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हो ना आप। और अगर ज़्यादा मास होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है बच्चे। अब हमने पीछे से मैं बोलती आ रही हूँ आप लोगों को कि वर्क डन को ही हमने किसके इक्वल लिया था, एनर्जी की फॉर्म में लिया था, ठीक है ना। तो वर्क डन को मैंने किसके इक्वल मान लिया था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मान लिया। और जो पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्क हमारे किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन हमने पुट कर दी मोशन की, जो कि क्या होती है, v² - u² = 2as। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज किया है हमने, s की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट की है। और उसके बाद सिर्फ एक चेंज और किया है कि जो u था, हमने जो इनिशियल वेलोसिटी थी, हमने बॉल को इनिशियल हमने माना था, जो कि रेस्ट पे थी, तो वो हमने कितनी ली थी, 0 ली थी। अगर हम 0 लेंगे तो वहाँ से u की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ½ mv² आएगी, जिसको हमने किसके इक्वल माना था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल माना था। सो द काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है वो क्या आ गई है, ½ mv² आ गई है। आई होप कि आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई होगी अच्छे से, कि कैसे हमने ड्राइव किया है, कैसे हमने इसका फॉर्मूला निकाला। अब इसी फॉर्मूले पे बेस आएंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि हम आगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी साथ में न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, और कंटिन्यूसली बने रहिए आगे सिलेबस कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच।